If we haven't met yet, I am Samiksha. I have been teaching to JEE and NEET students for almost like 3.5 years. तो अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। JEE एडवांस्ड केमिस्ट्री PYQs क्वेश्चन नंबर 1 to 3 पास क्लोज्ड वेसल, जिसमें हमने क्लोज्ड वेसल, जहाँ पर भी क्लोज्ड वेसल बोल देंगे उसका मतलब ऑब्वियस है कि उसका जो वॉल्यूम जो है उसका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम इज कांस्टेंट। क्लोज्ड वेसल की बात कर रहे हैं, उसमें 10 ग्राम्स मास कितना दे रखा है, 10 ग्राम्स। उसमें हमने आइडियल गैस फिल की हुई है एक्स। तो ये जो क्वेश्चन है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर से। स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर की बात करें तो वो जेई मेंस के सिलेबस से कट हो चुका है। अभी प्रेजेंटली वो जेई मेंस में नहीं आता है। सो आपको ये चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा जेई एडवांस के लिए। तो हमने आइडियल गैस ली है एक्स, ठीक है। उसके हमने 10 ग्राम डाल दिया है एक आइडियल गैस को, ठीक है। टेम्परेचर हमें गिवन है, टेम्परेचर कितना गिवन है 300 केल्विन पर। और वहाँ पर प्रेशर भी बता रही कि वो जो 10 ग्राम गैस है वो 300 केल्विन पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है 2 ATM का, ठीक है। उसी सेम टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं। एट द सेम टेम्परेचर 80 ग्राम्स ऑफ अनदर आइडियल गैस वाई। हमने एक और आइडियल गैस ले ली। आइडियल गैस कौन सी ले ली, वाई। उसका कितना लिया हमने, 80 ग्राम्स लिया है, ठीक है। उसको अनदर गैस वाई को ऑलरेडी जिस कंटेनर में एक्स गैस थी उसको ऐड कर दिया, वाई को एक्स के साथ ऐड कर दिया है। और प्रेशर, अब प्रेशर कितना हो चुका है, अब प्रेशर हो चुका है 6 ATM। मतलब कि सेम टेम्परेचर है। तो अभी जो वाई गैस है उसका भी टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन है। और अब प्रेशर कितना हो चुका है, 6 ATM हो चुका है। एक्स गैस में वाई गैस ऐड करने पर प्रेशर कितना हो चुका है, 6 ATM हो चुका है। एक्स गैस का ऑलरेडी प्रेशर कितना था, एक्स गैस का ऑलरेडी प्रेशर था 2 ATM। मतलब वाई गैस का प्रेशर कितना है, 4 ATM है, ठीक है। आपको निकालना है द रेशो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज ऑफ एक्स एंड वाई उसी टेम्परेचर पर 300 केल्विन पर, ओके, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। आइडियल गैस बोली है तो अगर मैं एक्स को कंसिडर करूं, एक्स आइडियल गैस है तो वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी। आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू NRT, ओके। वॉल्यूम कांस्टेंट है क्योंकि क्लोज्ड कंटेनर है। आर तो वैसे भी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। टी भी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। टी इज टेम्परेचर क्योंकि 300 केल्विन है। तो यहाँ पर हम एक चीज बोल सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स बिकॉज वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रेशर ले रही हूँ गैस एक्स का और प्रेशर ले रही हूँ गैस वाई का। इन दोनों का रेशियो लेंगे तो वो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एक्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस वाई। और हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमें मोलर मास नहीं दिया है गैस एक्स का और गैस वाई का, ठीक है। प्रेशर ऑफ गैस एक्स कितना है, 2 ATM है। प्रेशर ऑफ गैस वाई कितना है, 4 ATM है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एक्स क्या आएगा, गिवन मास ऑफ एक्स, गिवन मास कितना एक्स का 10, उसका मोलर मास हमें नहीं पता। सो दिस इज मोलर मास ऑफ एक्स अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई क्या आएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है गैस वाई का 80 एंड उसका मोलर मास कितना है MY, जो कि हमें नहीं पता। तो हम यहाँ पर MX अपॉन MY की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 2/4 इज इक्वल टू 10 MY 80 MX। सो दिस विल बिकम 4:1 MY अपॉन MX की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखो PV इज इक्वल टू NRT, ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है इसके बारे में आपने मोल कंसेप्ट जो चैप्टर है उसमें भी पढ़ा होगा, लेकिन हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में नहीं पढ़ा होता। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को लिखते हैं μRMS। इसका फॉर्मूला होता है √3RT अपॉन M। और ये जो फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला आता है स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में पढ़ते हैं हम इसे, ठीक है। तो हमें μRMS का रेशियो लेना है, किसका, x to y रेशियो लेना है। तो μRMS ऑफ x अपॉन में μRMS ऑफ y किसके इक्वल आएगा, √3RT अपॉन में M ऑफ x अपॉन में √3RT अपॉन में M ऑफ y। 3
तो कांस्टेंट है ही आर और टी, टेम्परेचर कांस्टेंट चल रहा है, सो दिस रेशियो विल बिकम एम वाई अपॉन एम एक्स का अंडर रूट, दैट विल बी 4/1, वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। तो नेक्स्ट इज 2:1, आंसर विल बी 2:1, डी ऑप्शन करेक्ट है। देखो दिक्कत ये होती है कि जे एडवांस के क्वेश्चन देखकर हम एक बार के लिए डर ही जाते हैं कि इतना मतलब क्या आता होगा क्वेश्चन में। आपने नोट किया होगा कि क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अगर आपको मतलब जो चैप्टर्स आपने जेईई मेंस के सिलेबस में नहीं पढ़े थे वो आपको अब कवर करने होंगे ताकि आपके क्वेश्चंस हो जाएं, ठीक है। सो मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2 says, at room temperature, disproportionation of an aqueous solution of in situ. In situ का मतलब होता है जो during a reaction ही produce हुआ। आपको पता है निट्रस एसिड वैसे भी during a reaction ही produce होता है, क्योंकि हम यहाँ पर हमने पढ़ा हो ना डायजोटाइजेशन रिएक्शन। डायजोटाइजेशन रिएक्शन में NaNO2 प्लस HCl, ठीक है, इनको मिक्स करते हो तो HONO या फिर इसको आप लोग HNO2 भी लिख देते हो, मतलब बेसिकली निट्रस एसिड ये इन सितु प्रिपेयर होता है। मतलब आपको ये लेना होगा तब जाकर ये प्रिपेयर होगा, रिएक्शन के बीच में प्रिपेयर होता है, आप अलग से इसको नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो इन सितु प्रिपेयर्ड निट्रस एसिड को का जब डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, ओके। सो ये जो क्वेश्चन है ये है पी ब्लॉक की क्लास 12th एनसीईआरटी में है, ये रिएक्शन गिवन है। पी ब्लॉक की क्लास 12 की एनसीईआरटी में ये रिएक्शन गिवन है, और अभी के लिए तो ये आपको एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं मिलता, तो आप ऑनलाइन इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आपको किसी भी वेबसाइट पर आराम से मिल जाएगी ये, तो वहाँ से आप पढ़ोगे, ठीक है। पी ब्लॉक इज इम्पोर्टेंट फॉर जेईई एडवांस, सो ठीक है। उसमें क्या होता है HNO2 डिस्प्रपोर्शनेट कर रहा है, मतलब कि नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रिएक्शन के बाद इंक्रीज भी हो रही है और डिक्रीज भी हो रही है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेते हैं। हाइड्रोजन के लिए +1, x -4 इज इक्वल टू 0। HNO3 में तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। सो ये किस में कन्वर्ट होता है, एसिडिक मीडियम में। ये NO3- जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +5, और NO में कन्वर्ट होती है जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2 होती है, ओके। एंड साथ में H3O+। ये रिएक्शन गिवन है उसमें, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या होगा, ए रिएक्शन आपको लर्न करनी है। नाउ मूविंग ऑन टू दी थर्ड क्वेश्चन। ये सब सेमी पेपर्स हैं, 2024 के पेपर 1 से क्वेश्चन। एस्पाराटेम, ओके। तो ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वाला जो टॉपिक है ये कहाँ पर गिवन है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सो बेसिकली ये जो तीनों क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं ये सब जे एडवांस 2024 में आ रखे हैं, वो भी जो सिलेबस मेन से कट हो रखा है वहाँ से, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और इस चैप्टर में तो काफ़ी कुछ लर्न करने का भी है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से है एस्पाराटेम एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर, ठीक है। ये डाइपेप्टाइड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड तो आपने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में भी पढ़ा ही है जेईई मेंस के लिए, ठीक है। डाइपेप्टाइड एस्पार्टिल फिनाइल एनालीन मिथाइल एस्टर, ओके। तो आपको स्ट्रक्चर बताना है एस्पार्टेम का, तो आपको यहाँ पर डाइपेप्टाइड बॉन्ड है, आपको एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर बताना है, आइडिया लगाना है हमें, ठीक है। वैसे तो एनसीईआरटी में, मतलब अब एनसीईआरटी में नहीं है, बट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की जो एनसीईआरटी होती थी पहले, उसमें आपको एस्पाराटेम का डायरेक्ट स्ट्रक्चर गिवन है, सो आंसर विल बी बी। आपको लर्न करना होगा, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि डाइपेप्टाइड है। एस्पार्टिल मतलब कहाँ से आ रहा है स्ट्रक्चर में, एस्पार्टिक एसिड जैसा दिखाई दे रहा है, तो उसमें एस्पार्टिक एसिड होना चाहिए और फिनाइल एलानिन होना चाहिए। फिनाइल एलानिन बाद में आएगा क्योंकि वो बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। तो एस्पार्टिक एसिड ये फिनाइल एलानिन, ठीक है। यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में और NO2 के बीच में। ये दोनों बॉन्ड्स कंबाइन होकर क्या बन जाते हैं, यहाँ पर NHS, इस टाइप का बॉन्ड बन जाता है। तो इसका तो OH यहाँ पर है ही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका NH2 ले लेते हैं, सो इसको इधर लिख देंगे। सो ये दोनों जब मिल जाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बेसिकली ऐसा, यहाँ पर NH आ जाएगा और इसका ऐसे बॉन्ड मिल जाएगा,
ठीक है, मिथाइल एस्टर है, मतलब कि एस्टर भी बना हुआ है, तो आप यहाँ पर मतलब ये वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओ एम ई में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये बिलो द प्लेन कंसिडर होगा। सो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच ईच कॉम्प्लेक्स इन सेट 1। हमें चारों ऑप्शन में सेट 1 दिया है, और सेट 1 में हर जगह हमें 2-2 कॉम्प्लेक्स गिवन है। वो हर एक कॉम्प्लेक्स क्या शो करना चाहिए, वो हर एक कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना चाहिए। ओके, सो हम ऑप्शन ए पर आते हैं। ऑप्शन ए में सेट 1 में क्या गिवन है, NiCO4। क्या गिवन है, NiCO4। NiCO4 ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें जो सारे लीगेंड्स लगे हैं, निकल तो मेटल है यहाँ पर, लेकिन CO कार्बन मोनोक्साइड, ये क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर लीगेंड है। ये सारे के सारे सेम है ना, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो कभी भी शो नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए तो हमारे से मतलब आउट हो गया है। तो अब देखते हैं बी में क्या है। बी में सेट 1 में पहला दिया है COEN, कोबाल्ट यहाँ पर मेटल है, और EN क्या होता है, इथिलीन 1,2 डाइमीन, जो कि क्या यहाँ पर लीगेंड है। NH3 क्या है, अमोनिया, ठीक है, एंड देन दिस इज Cl2। तो हमारे पास लीगेंड है यहाँ पर EN है। EN कैसा लीगेंड होता है, बाइडेंटेट लीगेंड होता है। EN कैसा लीगेंड होता है, बाइडेंटेट लीगेंड होता है। 2 बार अमोनिया लगा है और 2 बार Cl लगा है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। यहाँ पर कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। तो 6 वाले में जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, वहाँ पर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख सकते हैं। और देखने के बाद हमें ये देखना है कि NH3 जो है 2 बार है, और Cl2 क्या है, 2 बार है। तो हम यहाँ पर सिस ट्रांस तो आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और आगे बात करते हैं PdCl2 PPH3 का ट्वाइस। यहाँ पर पैलेडियम तो क्या है, मेटल है, और क्लोरीन और PPH3, जिसको हम लोग PPH3, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पर लीगेंड्स हैं Cl एंड PPH3, ठीक है। इसको हम लोग फोस्फीन भी बोलते हैं। और अब हमें देखो यहाँ पर एक क्लोरीन मोनोडेंटेट होता है, तो और एक फोस्फीन भी मोनोडेंटेट होता है, तो यहाँ पर टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 चांसेस होते हैं। एक तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, या तो वो टेट्राहेड्रल हो या फिर वो स्क्वायर प्लेनर हो। या तो हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा हो, टेट्राहेड्रल हो, या फिर हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा हो, स्क्वायर प्लेनर हो। टेट्राहेड्रल वाले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म GI को शो नहीं करते हैं, लेकिन जो स्क्वायर प्लेनर वाले होते हैं वो GI को शो कर सकते हैं, अगर अलग अलग लगे हैं। पैलेडियम के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो स्क्वायर प्लेनर होते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो स्क्वायर प्लेनर होंगे, और वो स्क्वायर प्लेनर है तो अब चेक करने की GI शो कर रहा है या नहीं कर रहा। 2 अलग अलग है ना, तो दोनों Cl को साथ में लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, सिस हो जाएगा। और दोनों Cl को जब आप ट्रांसफर लगा दोगे, अपोजिट लगा दोगे 180 डिग्री के एंगल पर, तो वो कैसा हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली बी ऑप्शन में सेट 1 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रहा है। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं अब। 2 कॉम्प्लेक्सेस इन सेट 2 आर आयनाइजेशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो सेट 2 में ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स हैं ये दूसरे के आयनाइजेशन आइसोमर्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये आयनाइजेशन आइसोमर नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहे हैं मुझे, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट आइसोमर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो सेट मतलब ऑप्शन बी हमारे से बाहर हो गया है। अब देखते हैं COD। सी में जो सेट 1 है, सेट 1 को तो क्या शो करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 अमोनिया लगे हैं, 3 NO2 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पर, ये मोनोडेंटेट होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पर 6। ठीक है।
तो ये यहाँ पर जब 3 अलग अलग मिल जाते हैं तो ये फेशियल और मेरिडोनियल शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें आराम से GI मिल जाएगा। और यहाँ पर भी देखो कोबाल्ट, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कैसे 2 बार EN लगा है, और एक EN क्या होता है, बाइडेंटेट लिगेंड होता है, और Cl कैसा होता है, वो मोनोडेंटेट होता है। तो यहाँ पर तो हम GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर सकते हैं, ठीक है। और सेट 2 में क्या दिया इन्होंने, यहाँ पर सेट 2 में दिया ये क्या है, एक दूसरे का आयनाइजेशन आइसोमर्स है। बेसिकली कैसे पता चला हमें, यहाँ पर देखो ये जो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट में हमें Cl दिख रहा है पहले, और दूसरा में Cl बाहर है, ठीक है। यहाँ पर SO4 बाहर है और यहाँ पर SO4 माइनस अंदर है, SO4 2 माइनस। सो बेसिकली ये क्या है, एक दूसरे के आयनाइजेशन आइसोमर है। तो ऑप्शन सी हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है, तो हम ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। बट एक बार के लिए हमें ऑप्शन डी को भी चेक कर लेना चाहिए फॉर आवर सेफ्टी। तो सेट 1 को देखो, सेट 1 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर रहा, क्योंकि कम से कम 2 Cl होते हैं ना यहाँ पर, NH3 तो 4 हो जाते और Cl 2 हो जाते, तो यहाँ पर GI शो कर देता, ठीक है। अकेला Cl नहीं शो कर पाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमें दिखाई दे रहा है कौन से चैप्टर का, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का दिखाई दे रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का क्वेश्चन है और MSQ है, और MSQ में तो पार्शियल मार्किंग भी होती है, तो हमें वो थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है एग्जाम में। सो अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज आर, लिख भी दिया इज आर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कौन सा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट, मतलब वो निकाल देता है क्या, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो सबसे पहले कौन सा मॉडल आया था, J.J. थॉमसन का मॉडल, उसके बाद आया था रदरफोर्ड मॉडल, और उसके बाद कौन सा मॉडल आया था, बोहर मॉडल। बोहर मॉडल ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो डिफाइंड है अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल। लेकिन फिर उसके बाद हमारे पास आए हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन का पाथ डिफाइंड नहीं है, इलेक्ट्रॉन किसी टाइम पर कहीं पर भी हो सकता है। आपकी बॉडी एटम से बनी है, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन है वो हो सकता है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी आपसे 1000 किलोमीटर दूर होने की भी, मिलने की भी हो सकती है। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कहाँ पर नहीं है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ही डिफाइंड नहीं है, तो उसका पाथ कैसे डिफाइंड होगा। क्या कह रहा है ऑप्शन 1, ऑप्शन ए, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ बिल्कुल, जो हम बोल रहे हैं वो इस, मतलब ये जो हमारे स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रॉन का डेफिनेट पाथ होता है उसको रूल आउट कर रहा है, मतलब कि उसको गलत प्रूव कर रहा है। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। बी पर आते हैं। बी क्या कह रहे हैं, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल ऑफ एन एटम। अगर एक एटम के 2s ऑर्बिटल कहाँ मिलेगा, सेकेंड शेल में मिलेगा, इज लोअर देन, जो 2s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसकी एनर्जी जो होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम दैट इज इनफाइनाइटली। हाँ, जो इनफाइनाइटली दूर मिलता है उसकी एनर्जी तो ज़्यादा ही होती है। इलेक्ट्रॉन, देखो एनर्जी कम का मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा। न्यूक्लियस के पास जितना ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के पास होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। स्टेबिलिटी ज़्यादा मतलब एनर्जी क्या होनी चाहिए, उसकी कम होनी चाहिए। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर मिल रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर मिल रहा है तो आप समझ जाओ, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है तो वहाँ पर, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है तो एनर्जी ज़्यादा है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है, ठीक है। ऑप्शन सी पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू, मतलब
According to Bohr model, the most negative energy value for an electron is given by n is equal to 1, which corresponds to the most stable orbit. बिल्कुल ठीक बात है. बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जो n इज इक्वल टू 1 होता है, हाइड्रोजन एटम के लिए ले लो, उसकी एनर्जी कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है. n इज इक्वल टू 2 की एनर्जी कितनी होती है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है. तो ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी किस साइड मिल रही है? जितना ज़्यादा n की वैल्यू क्या होगी? कम होगी. ठीक है. और n जीरो तो होता नहीं है, तो मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू कहाँ पर मिल रही है हमें? n इज इक्वल टू 1 पर मिल रही है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन डी क्या है? According to Bohr's model, the magnitude of velocity of electron increases with increase in the value of n. बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल? 2.18 इंटू 10⁶ z अपॉन में n मीटर पर सेकेंड. ये फॉर्मूला याद रखना होता है हमें. इसमें क्या बोल रहे हैं? जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़नी चाहिए. n की वैल्यू बढ़ेगी तो वेलोसिटी कम होनी चाहिए. सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग. सो आर करेक्ट आंसर्स आर ए, बी एंड सी. और ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और अगर आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 भी देखना चाहते हो कि हमने उनमें क्या डिस्कस किया है, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कंसीडर होते हैं. काफ़ी कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 5. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. ये क्वेश्चन तो लग रहा है हमें ऑर्गेनिक का. ठीक है. तो आगे क्वेश्चन कह रहा है रिएक्शन ऑफ, मतलब सीक्वेंस वाला क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि इसमें PQRS की बात कर रखी है. रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन. ओके. सो ये जो होता है ये बेंजीन है. आइसोप्रोपाइल बेंजीन कुछ ऐसा होगा. ठीक है. उसकी रिएक्शन O2 के साथ कराते हैं. ओके. सो ये जो रिएक्शन है ये जो आपका NCERT में चैप्टर है अल्कोहल फिनोल ईथर, वहाँ से दी गई है. तो उसमें आपके पास मतलब जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है उसको क्यूमीन भी बोलते होते हैं ना. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये वाला जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की जगह पर ऐसे ये परऑक्साइड बॉन्ड बन जाता है. फिर हम क्या करा रहे हैं? फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद H3O+. तो हम यहाँ पर H3O+ के साथ रिएक्शन करते हैं. बहुत फेमस रिएक्शन है, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि यहाँ पर फिनोल का फॉर्मेशन हो जाता है. ये क्या आपके पास? फिनोल प्लस में साथ में एक प्रोडक्ट बनता होता है जिसको इन्होंने लिखा हुआ है P. वो क्या है? एसीटोन. एसीटोन बनता है. सो आर P इज, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि P क्या है यहाँ पर? P हमारा P इज एसीटोन. ओके. तो अब ये जो P है, ये जो P है, ठीक है, P की रिएक्शन करा रखी है Cl2 के 3 इक्विवेलेंट के साथ. और क्या बन रहा है हमारे पास? Q बन रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर ये बन जाएगा CCl3. ये क्या है हमारा कंपाउंड? Q. So Q is CH3 C डबल बॉन्ड O CCl3. और ये जो हमारे पास Q है, Q is this ट्रीटमेंट ऑफ Q विद, अच्छा ठीक है, इसकी अब ये सॉरी Q क्या हमारे पास? Q है यहाँ पर CCl3 है. Q की रिएक्शन ट्रीटमेंट ऑफ Q विद CaOH का होल्ड है. CaOH का होल्ड वाइज मतलब ये बेस है. बेस का मतलब हमारे पास यहाँ पर OH माइनस होगा. ये OH माइनस इस कार्बन पर अटैक करेगा. सो क्या बन जाएगा? CO नेगेटिव OH एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा CCl3. ठीक है. अब ये इधर वापस आएगा और ये CCl3 एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो वो बाहर निकल जाएगा. तो क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस में C नेगेटिव Cl3. अब ये C नेगेटिव Cl3 इस वाले से अपना हाइड्रोजन ले लेगा. तो क्या बनेगा? CH3CO नेगेटिव प्लस में CHCl3. ये बन गया क्लोरोफॉर्म. ये क्या हमारे पास? कंपाउंड R. और ये अकेला तो रहेगा ही नहीं, आयनिक फॉर्म में रहेगा. तो ये किसकी तरह एग्जिस्ट करेगा? Ca के साथ एग्जिस्ट करेगा. इसकी 2 यूनिट और यहाँ पर ये Ca. ये क्या हमारे पास?
कैल्शियम सोल्ट S। सो आर कंपाउंड R कौन है CHCl3, S क्या है हमारे पास कैल्शियम सोल्ट CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर 2Ca। ओके, सो अब ऑप्शन चेक करते हैं। रिएक्शन ऑफ P एंड R, एक बार के लिए रिएक्शन ऑफ P एंड R, तो P था ये और R है ये, तो यहाँ पर हम क्या करा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, अच्छा ठीक है KOH, भाई मैं सोचूं क्या बोल रहे हैं इनकी रिएक्शन कैसे करें KOH। तो ये जो CHCl3 है ये जो KOH क्या है यहाँ पर KOH किसकी तरह एक्ट करेगा बेस की तरह एक्ट करेगा, तो ये क्या कर लेगा इसको ये जो H है एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना CHCl3 वाला उसको एब्सॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ पर C नेगेटिव Cl3 बन जाएगा मतलब ठीक है। और तो हमारे पास क्या जनरेट हो गया है C नेगेटिव CCl3। अब हाँ अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है और ये इस पर अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CO नेगेटिव CH3 एंड यहाँ पर CCl3 आ जाएगा। लास्ट में क्या बोला एसिडिफिकेशन, मतलब आप इसका क्या करा रहे हो न्यूट्रलाइजेशन करा रहे हो वर्कअप करा रहे हो, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा लास्ट में OH, और यही बना रखे हैं इन्होंने यहाँ पर, तो ऑप्शन A तो क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू ऑप्शन A करेक्ट है। नाउ रिएक्शन ऑफ R तो क्या है हमारे पास क्लोरोफॉर्म विद O2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स फोस्टीन गैस, बिल्कुल ठीक है NCERT में रिएक्शन लिखी हुई है ठीक है। नेक्स्ट Q रिएक्ट्स विद एक्वस NaOH, Q की रिएक्शन जब आप एक्वस NaOH के साथ कराओगे बेस के साथ कराओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा Cl3C। अच्छा ठीक है, तो हम एक बार करा के देख लेते हैं कि ये ठीक है अभी या नहीं है। तो हमारा ये जो Q है हमारा ये CH3C डबल बॉन्ड O CCl3, इसकी रिएक्शन जब आप NaOH के साथ कराओगे तो NaOH तो क्या है हमारा बेस है, तो बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल किसी की तरह भी हम एक्ट करा ही सकते हैं। यहाँ पर तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हमें न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कराना होगा, तो OH माइनस को अटैक करा दो तो क्या बन जाएगा CH3CO नेगेटिव CCl3 ठीक है, उसके बाद O माइनस ये इधर आएगा ये बाहर निकल जाएगा, तो ये बनेगा CH। अच्छा ये तो वैसी रिएक्शन जैसे इन्होंने प्रिपरेशन कराई थी C नेगेटिव Cl3 निकलेगा, जैसे हमने कैल्शियम वाली रिएक्शन कराई थी वही सेम करा रखी, तो यहाँ पर O नेगेटिव Na प्लस रह जाएगा और यहाँ पर CHCl3 बन जाएगा। नहीं तो ये तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ये तो रॉन्ग है। जैसे कैल्शियम की मतलब इन्होंने Q से जैसे R और S की प्रिपरेशन कराई थी ना वही रिएक्शन पूछ ली इन्होंने, बट वहाँ पर कैल्शियम का बेस दे दिया था, यहाँ पर सोडियम का बेस दे दिया। नेक्स्ट S अपॉन हीटिंग गिव्स P, S हाँ ये ठीक है S है ये, इसको जब आप हीट करोगे तो P मिल जाएगा, एसीटोन मिल जाएगा यहाँ पर, और साथ में क्या मिल जाता है हमको यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है ठीक है पर। सो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का लग रहा है और ये MSQ है, ये JEE एडवांस 2024 पेपर 1 से लिया गया है। सो इसमें क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऑप्शंस इन विच एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल्स, एटलीस्ट 3 का मतलब आपको हर ऑप्शन में वैसे भी 4 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, एटलीस्ट 3 मतलब 3 या फिर 4 तक जा सकता है। फॉलो ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। तो ऑक्टेट रूल होता क्या है, ऑक्टेट रूल होता है जिसमें जो मॉलिक्यूल है उसमें हर एक एटम के एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आफ्टर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, और बेसिकली बोले तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद हर एक मॉलिक्यूल के पास
एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बट इसका एक्सेप्शन रहता है। एक्सेप्शन कौन रहता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ट्यूपलेट को फॉलो करता है, एग्जैक्टली उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस होती है हमारे पास ऑक्टेट रूल की। ऑक्टेट रूल की एक्सेप्शंस क्या होती हैं? जैसे कि मान लो ये स्ट्रक्चर हो गया BCl3 का, इसमें देखोगे तो बोरोन ने कितने कोवलेंट बॉन्ड बना रखे हैं? बोरोन ने यहाँ पर 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रखे हैं। 3 कोवलेंट बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर बोरोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। ऊपर से जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती हैं जिनमें आपको ऑड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, जैसे NO के जब आप इलेक्ट्रॉन्स का सम करोगे, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स का सम और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स का सम, वो ऑड आएगा। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज NO या फिर NO2 इस रूल को फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है। इनमें ऑड इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो एक बार के लिए देख लेते हैं ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए में क्या है? CO2 का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो इस तरीके का बनता है। यहाँ पर कार्बन के 4 कोवलेंट बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 4 का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हैं, लेकिन आप बोलोगे कि ऑक्सीजन के तो यहाँ पर 2 बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ही ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 बॉन्ड्स हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर भी हैं। साइड एटम के जो लोन पेयर होते हैं वो नहीं दिखाई जाते हैं, लेकिन वो होते हैं वहां पर, ठीक है। तो CO2 ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। ये C2H4 भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट फॉलो हो रहा है यहाँ पर। NO क्या आ गई? NO क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तो वो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। देन आ गया HCl को भी देखोगे तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। इसमें इस ऑप्शन ए में 3 मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं, सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट कंसीडर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी पर आ जाते हैं। बी में NO2 आ गया। NO2 क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो फॉलो नहीं कर रहा। O3 ओजोन, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स जो होते हैं ना, ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का मिल जाता है, ठीक है। जो ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। O3 करता है ऑक्टेट रूल को फॉलो। HCl तो करता ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया। H2SO4 का जब स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो आप इसमें नोट करोगे कि सल्फर के तो कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं। सल्फर के यहाँ पर 6 कोवलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं, मतलब कि 12 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 8 से ज्यादा जा रहे हैं। हाइपर वैलेंट स्पीशीज का एग्जाम्पल है। जिस स्पीशीज में जो एटम है उसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो उनको हाइपर वैलेंट बोलते हैं। तो ये हाइपर वैलेंट है, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो इसमें मेरे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, NO2 और ये H2SO4 जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे। तो एटलीस्ट 3 बोला है ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन करेक्ट नहीं कंसिडर होगा। सी ऑप्शन में देखते हैं BCl3 में आपको बता चुकी हूँ कि BCl3 में ऑक्टेट फॉलो नहीं हो रहा। NO और NO2 ये 3 ही देख लो, इन तीनों में ही ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो सी ऑप्शन तो बनता ही नहीं है। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। CO2 तो फॉलो करता है, BCl3 फॉलो नहीं करता, O3 फॉलो करता है और C2H4 फॉलो करता है। तो आपके पास A और D 2 ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक से। क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आपको एक वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम दिया है, 5 मोल्स दिए हैं, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है। जब आइडियल गैस बोल दे तो मतलब काम थोड़ा काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। हमें काफ़ी हेक्टिक कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती हैं। ये हमें ग्राफ दिया है और PV वर्क कंसिडर करने को बोला है, वही करते हैं हम केमिस्ट्री में कंसिडर PV वर्क। आपको टोटल चेंज इन एंथैल्पी फाइंड आउट करना है जूल्स में। जब आपको XYZ से जाना है तो हमें यहाँ पर डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H फाइंड आउट करना है। वो क्या होता है? वो एक स्टेट फंक्शन होता है, और क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है तो आप X से Y से Z का कैलकुलेट करो, या फिर आप डायरेक्ट X से Z का कैलकुलेट करो, एक ही बात है। तो हम स्टेप को कम कर देते हैं। हम पहले देखो, या तो पहले आपको डेल्टा H X से Y का कैलकुलेट करना होगा, और फिर आप डेल्टा H Y से Z का कैलकुलेट करो, तो आपके पास डेल्टा H आ जाएगा X से Z का। तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो गया। ये 2 स्टेप में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और यहाँ पर आपको सिंगल स्टेप में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आसान है, हम सिंगल स्टेप वाली कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर डेल्टा H का जो फॉर्मूला होता है एक आइडियल गैस के लिए, वो क्या होता है? NCP/dt, या फिर अगर आप डेल्टा वर्ड यूज़ कर रहे हो तो NCP/ΔT हो जाता है। नंबर ऑफ मोल्स आपको गैस के दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं? 5 दे रखे हैं। CP क्या होता है?
Cp, ये फॉर्मूला होता है ना Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो Cp क्या होगा, Cv प्लस में R होगा। डेल्टा T क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर, T2 माइनस T1। और जो Cv है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 12 दे रखी है, R की वैल्यू 8.3 लेने को बोली है, वैसे 8.314 होती है, इन्होंने जो बोली है क्वेश्चन में वही लेनी होगी हमें। T2 कितना है 415 माइनस T2 मतलब ये जो फाइनल पर टेम्परेचर दे रखा है, और ये T1 कितना है 335 केल्विन है। सो ये बन जाएगा आपके पास 5 इंटू में 20.3 और ये हो जाएगा 80। सो नेट आंसर अगर आप चेक करोगे तो आ जाएगा 8120 जूल्स आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा लेंथी दिखा रखा था, क्वेश्चन लेंथी था, तो थोड़ा ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या होगा, बट जो बड़ा क्वेश्चन होता है वही सबसे आसान होता है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है काइनेटिक्स टॉपिक का। ओके तो ये मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन है, आपको इसमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट करना है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो मैकेनिज्म गिवन है, ये हमें मैकेनिज्म गिवन है। मैकेनिज्म में जो स्लो रिएक्शन होती है उससे हम लोग रेट लिखते होते हैं। स्लो रिएक्शन, स्लो प्रोसेस कौन सा है, ये वाला है स्लो प्रोसेस, इसका रेट क्या आता है, रेट क्या आता है, रेट कांस्टेंट, इसका रेट कांस्टेंट कितना दिया है K2, रेट कांस्टेंट इनटू में जो आपके रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या आएगा N2O2 आ जाएगा, इनटू में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है किसको रिप्रेजेंट करती है, कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है, उसके इक्वल आ गया। तो अब हमें क्या देखना है, ऑर्डर बताना है, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो मेरे रेट लॉ के एक्सप्रेशन में आया है, क्या क्या है, H2 और N2O2, ये ज़रूरी है कि ये आपके रिएक्टेंट या जो आपकी मेन रिएक्शन है उसके रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट में होने ही होने चाहिए। तो H2 तो हमारी मेन रिएक्शन में तो है, लेकिन N2O2 मेन रिएक्शन में नहीं है, मतलब N2O2 क्या है यहाँ पर हमारा इंटरमीडिएट है। और जब भी आपके रेट एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट आ जाए तो आपको उसको हटाना होता है। हटाने में जो आपका इक्विलिब्रियम वाला स्टेप है ना वो हेल्प कर पाता है। देखो N2O2 हमारे मैकेनिज्म में इक्विलिब्रियम वाले स्टेप में है, तो बहुत आसान काम हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें आप क्या करोगे, इस रिएक्शन के लिए K इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला लिखो। K इक्विलिब्रियम क्या आता है, K फॉरवर्ड अपॉन में K बैकवर्ड। यहाँ पर K फॉरवर्ड क्या है आपके पास K1, K बैकवर्ड क्या है आपके पास K-1। इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन सा है हमारा यहाँ पर N2O2, रिएक्टेंट क्या आएगा NO, और अगर यहाँ पर स्टाइकोमेट्री इसकी 2 है तो किस में चली जाएगी, पावर में चली जाएगी। तो K1 अपॉन में K-1 किसके इक्वल आ गया, N2O2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में NO का स्क्वायर। N2O2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, यहाँ से क्या आ जाएगी, K1 अपॉन में K-1 NO का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगी आपके पास N2O2 की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब ये जो वैल्यू निकाली है वो इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो रेट क्या आ जाएगा K2 इंटू में K1 अपॉन में K-1 NO का स्क्वायर इंटू में H2, ये तो मिलकर एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बना ले, नया रेट कांस्टेंट बना लेगा K, और साथ में क्या बन गया NO का स्क्वायर इंटू में H2। जो भी आपका रेट एक्सप्रेशन, अब चेक करो ये NO और ये H2 ये आपको मेन रिएक्शन में दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ, तो मतलब हमने रेट लो एक्सप्रेशन निकाल लिया है, ये एग्जैक्ट रेट लो एक्सप्रेशन है और ये बिल्कुल सही है। इसमें जो भी आपके रिएक्टेंट्स हैं उनकी जो पावर है, यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 है और यहाँ पर क्या है इसकी पावर 1, तो जो भी पावर्स है 2 + 1 इज इक्वल टू 3, ये क्या होगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हेयर इज 3। कंप्लीट रिएक्शन करवा रखी है हमें एसिटल्डिहाइड की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, और उसको किसके साथ हीट करने को बोला है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ। मतलब एक जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हमें कैसे पता चला कि एल्डोल कंडेंसेशन की बात की जा रही है, तो हमें क्या बोला, एसिटल्डिहाइड, ये हमारे पास क्या होता है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का ये एसिटल्डिहाइड है, ये इसका कॉमन नेम है। एसिटल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या होगा, इथेनॉल, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करानी है। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, लेकिन ये कैसा नेम है, ये कॉमन नेम है, इसका IUPAC नेम क्या होता है, मिथेनॉल होता है, ठीक है। इनको अगर आपने
किसी बेस में डाल दिया, तो हमने यहाँ पर क्या डाला है, कॉन्सन्ट्रेटेड NaOH के साथ डाला है। तो मतलब 2 शक जाते हैं हमारे, क्या-क्या शक जाते हैं? एक तो या तो एल्डोल कंडेंसेशन होगी, या फिर कौन-सी रिएक्शन होगी, या फिर कैनिज़ारो रिएक्शन होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एल्डोल होगी या कैनिज़ारो होगी? उसके लिए देखो अल्फ़ा हाइड्रोजन है कि नहीं। अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फ़ा हाइड्रोजन किस पर होता है? अल्फ़ा कार्बन पर होता है। अल्फ़ा कार्बन कौन-सा होता है? जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये हमारा यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ जो डायरेक्टली कार्बन कनेक्टेड है वो क्या है? अल्फ़ा कार्बन। तो एसिटल्डिहाइड में अल्फ़ा कार्बन है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ कोई भी कार्बन नहीं है, तो यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन नहीं है। और अल्फ़ा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है, तो हमारे एसिटल्डिहाइड के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है। और अगर दोनों रिएक्टेंट्स में से किसी एक के पास भी अल्फ़ा हाइड्रोजन मिल जाएगा, मतलब वहाँ पर आपको एल्डोल कंडेंसेशन करानी है। अगर दोनों रिएक्टेंट के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं मिलता, तो हमें कौन-सी रिएक्शन करानी थी? कैनिज़ारो रिएक्शन करानी थी। तो हमें यहाँ पर क्या करानी है? एल्डोल कंडेंसेशन करानी है। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए इसका मैकेनिज़्म देखें अगर हम, तो इसके मैकेनिज़्म में क्या होगा? जो भी आपके पास जिस भी दोनों एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड में से अल्फ़ा हाइड्रोजन किसके पास मिल रहा है? एसिटल्डिहाइड के पास। जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मिल रहा है, उसको क्या कर लो, उसके साथ उसकी रिएक्शन किसके साथ करा दो? बेस के साथ करा दो। तो हम यहाँ पर रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं इसकी? NaOH के साथ करवा रहे हैं। बेस के साथ आप यहाँ पर रिएक्शन करा दो। बेस क्या करेगा? अल्फ़ा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। आई रिपीट, बेस क्या करेगा? अल्फ़ा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। हाइड्रोजन कैसे निकलेगा? H+ की तरह, तो CH2- बन जाएगा। अब ये जो बन गया, इसकी रिएक्शन आप लोग किसके साथ कराओगे? मैं ये शॉर्ट में मैकेनिज़्म लिख रही हूँ, डिटेल मैकेनिज़्म नहीं है, ठीक है? अब आप इसकी जो दूसरा बच गया, कौन बच गया हमारे पास? फॉर्मल्डिहाइड, उसके साथ रिएक्शन कराओगे। अब ये CH2- किसकी तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पर? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, तो सॉरी हाँ, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, तो इधर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा? HCO-, पहले मैं इस पोर्शन को लिख रही हूँ। ये बन जाएगा, फिर क्या आएगा? CH2, C+OH, ठीक है? और आप बेस से हाइड्रोजन वापस ले लोगे, ठीक है? क्योंकि वर्कअप कराना होता है, हम लास्ट में किसी भी प्रोडक्ट को चार्ज स्पीशीज़ में नहीं छोड़ते हैं, तो हमें इसको न्यूट्रल बनाना होगा। तो ये क्या बन जाएगा? CH2OH, CH2, C, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है? बट अब क्या बोला है हमें? अब हमें इन्होंने ये बोला है कि आपको एक्सेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड में रिएक्शन करानी है। मतलब आपको मल्टीपल टाइम्स एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म करवानी है। अभी हमने एक बार एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म कराई है, लेकिन क्या हर बार हम मैकेनिज्म कर करके देखेंगे? नहीं। आपको क्या नोट करना है यहाँ पर? देखो, यहाँ पर CH3 था, CH3 की जगह ये बन गया, मतलब कि हाइड्रोजन की जगह कौन सा ग्रुप आ गया है? CH2OH ग्रुप आ गया है। हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, इसकी जगह CH2OH ग्रुप आ गया है, ठीक है? तो अगर मैंने इसकी मल्टीपल टाइम्स एल्डोल कंडेंसेशन करवा दी है, तो क्या बन गया है मेरे पास? CH2, यहाँ ये दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे किससे? CH2OH ग्रुप के साथ। ये बन गया हमारे पास प्रोडक्ट, ओके। लेकिन अब दिक्कत क्या है? अब दिक्कत ये है हमारी कि अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये फर्दर अब एल्डोल कंडेंसेशन, अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है यहाँ पर? फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये फर्दर एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करा सकता। मतलब अब क्या कराएंगे? और देखो, बात क्या है कि HCOH बचा हुआ है, क्योंकि एक्सेस में था। HC_O, H बचा हुआ है क्योंकि ये एक्सेस में था। मतलब अब दोनों रिएक्टेंट के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो कौन सी रिएक्शन करवाएंगे हम यहाँ पर? हम यहाँ पर करवाएंगे कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है? कैनिज़ारो रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करते हम डिटेल में। कैनिज़ारो रिएक्शन भी बेस की प्रेजेंस में होती है, तो यहाँ पर हमें क्या करवाना है? यहाँ पर एक बार मैं इसको, हाँ, यहाँ पर देखो, जो
लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेड होता है, इन दोनों में से लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेड कौन सा है, ये वाला फॉर्मेल्डिहाइड। इसका तो क्या करा दोगे, ऑक्सीडेशन करा दोगे, मतलब इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, ऐसे ऑक्सीडेशन करवाकर इसका सोडियम सोल्ट बनवा दोगे। लेकिन जो दूसरा है, जो ये बल्कियर वाला होता है, उसका क्या करा देते हैं, रिडक्शन करा देते हैं। तो ये वाला जो ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा। और अगर इस स्ट्रक्चर को मैं शॉर्ट में बनाऊं तो वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। इन्होंने ये बोला है कि जब एसिटल्डिहाइड की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हो और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH में हीट करते हो तो दो प्रोडक्ट बनते हैं P एंड Q। एक तो ये बन रहा है और एक हमारे पास ये बन रहा है। अब P किसको नाम देना है, Q किसको नाम देना है, ये देखते हैं। P डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, टॉलेंस टेस्ट कौन से देते हैं, टॉलेंस टेस्ट देते हैं हमारे एल्डिहाइड्स देते हैं, एल्डिहाइड्स हमारे टॉलेंस टेस्ट देते हैं। ठीक है, प्लस में जो ये HCOH होता है ये भी टॉलेंस टेस्ट देता है। ठीक है, ये वाला जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये भी क्या करता है, टॉलेंस टेस्ट देता है। ओके, सो अब हमें क्या करना है, P और Q को आइडेंटिफाई करना है। P डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट, तो P तो हमारा ये है। ठीक है, और Q क्या होता है, एसिडिफिकेशन पर टॉलेंस टेस्ट देता है। तो Q क्या है हमारे पास, ये है। जब मैं इसका एसिडिफिकेशन कर दूंगी तो ये बन जाएगा, और ये एसिडिफिकेशन करने पर टॉलेंस टेस्ट देगा। तो ये क्या था हमारा, Q था। तो ये P और Q के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं हमें कि ट्रीटमेंट ऑफ P विद एक्सेस साइक्लोहेक्सेनोन। तो ये जो P है इसकी साइक्लोहेक्सेनोन के साथ रिएक्शन करा रखी है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ, कैटलिस्ट की रिएक्ट कर रहा है, साफ साफ बोल दिया, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि पैरा टोलिन सल्फोनिक एसिड दिया है तो कुछ इसकी भी रिएक्शन करा रखी होगी, नहीं। इन्होंने बोला है कैटालिटिक अमाउंट, मतलब ये किसकी रिएक्ट करेगा, कैटलिस्ट की रिएक्ट करेगा, पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, एसिड है तो ये कैटलिस्ट कौन है, H+ देगा। बस कैटलिस्ट क्या करेगा यहाँ पर, H+ देगा, और कुछ भी फालतू इसमें नहीं बोला है हमें। तो क्या बोला है, जो P है, P क्या है, P ये है। इसको मैं थोड़ा सा अगर ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये P इस तरीके का है। P की रिएक्शन किसके साथ करा रखी है, साइक्लोहेक्सेनोन के साथ करा रखी है। साइक्लोहेक्सेनोन ये है। कैटलिस्ट कौन है, कैटलिस्ट जो है ये PTSA किसकी तरह एक्ट कर रहा है, सिर्फ एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वहाँ पर जो है हमारी एक रिएक्शन होती है, यहाँ पर एसिटल का फॉर्मेशन होगा। एसिटल का फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर एक चीज़ और, ये जो हमें साइक्लोहेक्सेनोन दिया है ये भी कैसा दिया, एक्सेस में दिया है, मतलब कि 2 बार, यहाँ पर तो 2 बार ही पॉसिबल है तो 2 बार रिएक्शन करवाएंगे हम। यहाँ से क्या होगा, H2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर एसिटल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस साइड पे। ठीक है, आगे तो ये है ही सही, लेकिन क्योंकि एक्सेस में है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आइडियली दोनों साइड की रिएक्शन करवानी चाहिए। दो, यहाँ पर भी रिएक्शन करवानी चाहिए साइक्लोहेक्सेनोन के साथ। ठीक है, तो यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। सो स्ट्रक्चर विल बिकम, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये क्या बना है हमारे पास, कंपाउंड R, दिखने में कितना अच्छा सा लग रहा है। ठीक है, तो क्या बोला है आगे हमें, सम ऑफ द नंबर ऑफ मिथाइलिन ग्रुप्स। मिथाइलिन ग्रुप्स क्या होते हैं, CH2 कितने हैं, 1 2 3 4 5। ये CH2 नहीं है ना, क्योंकि इसके ऊपर हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, ये कितने हो गए, 5 6 7 8 9 10, नहीं मैंने स्ट्रक्चर में गड़बड़ कर दी है इसलिए
हाँ, ये स्ट्रक्चर बनेगा इस टाइप का। ये वाले कार्बन्स जो हैं ये मैं मेंशन करना भूल गई थी। सो ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें CH2 ग्रुप्स गिन लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये भी सेम ही है। तो ये कितने हो गए हमारे पास, 10। एंड नाउ अभी भी गड़बड़ है, ऐसा है और फिर अब ठीक है। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या काउंट करने हैं, CH2 ग्रुप्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 CH2 ग्रुप्स कितने हैं हमारे पास, 14 हैं। अब आपको ये डाउट रहेगा कि इसको काउंट क्यों नहीं, क्योंकि ये कार्बन है, इसके ऊपर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इसके 4 बॉन्ड्स ऑलरेडी बाकी एटम्स के साथ, कार्बन या ऑक्सीजन के साथ बने हुए हैं। सिमिलरली इसके बारे में और सिमिलरली इसके बारे में, इनको काउंट नहीं करोगे मिथिलीन ग्रुप में। नेक्स्ट आता है आपको किस किस का समझिए, आपको समझिए CH2 का और किसका, ऑक्सीजन एटम का। ऑक्सीजन एटम तो स्ट्रक्चर में साफ साफ दिख ही रहे हैं कि ये R वाले स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 4, तो इनका सम क्या आ जाएगा, 18। सो आर करेक्ट आंसर इज 18। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, और आपको बता दूं ये क्वेश्चन है JEE एडवांस्ड पेपर 1 2024 न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मतलब इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बोला है कि ये सारी स्पीशीज दे रखी है, इनके ये जो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इनमें से कितनी स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, NiCO4 के साथ, NiCO4, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन सारी स्पीशीज में से कितनी स्पीशीज हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जस्ट लाइक NiCO4। तो पहले काम करते हैं, NiCO4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काउंट कर लेते हैं, ठीक है। एक हमें पता होना चाहिए स्कैंडियम टाइटेनियम, हमें 3D सीरीज पूरी की पूरी लर्न होनी चाहिए। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक स्कैंडियम, इनके एटॉमिक नंबर लिख रही हूँ मैं, 21 22 23, ठीक है। जो भी एटॉमिक नंबर होगा वही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब हमें काउंट करना है, सबसे पहले NiCO4 में काउंट करना है। NiCO4, निकल का एटॉमिक नंबर कितना है, 28, मतलब निकल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 28 है। एक CO कार्बन मोनोऑक्साइड कितने इलेक्ट्रॉन्स देता है, 2, तो 4 कितने देंगे, 8। नेट आंसर इज 36। तो आपको ये चेक करना है कि ये सारी जो हमें स्पीशीज दी हैं इनमें से कितने स्पीशीज हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 36। सो पहले चेक करते हैं, वेनेडियम CO6, वेनेडियम कितना है, 23, ठीक है। 23 है वेनेडियम, और CO का 2, तो 6 CO का 12, कितना आ जाएगा, 35। तो ये तो नहीं है। नेक्स्ट इज CrCO5, Cr क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 प्लस में 10, कितना आ गया, 34, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट इज CuCO3, Cu का एटॉमिक नंबर कितना है, 29 प्लस में कितना आ गया, 6, 2 × 3 6, तो कितना आ गया, 35, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट इज MnCO5, Mn का कितना है, 25 प्लस में 10, 35, नहीं है। नेक्स्ट इज FeCO5, FeCO5 आयरन का कितना, 28 प्लस में आयरन का कितना, 26 प्लस में 10, कितना आ गया, 36, तो एक तो आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, CO3 माइनस, ये वाला CO तो कोबाल्ट है, ये वाला CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, यहाँ पर कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 प्लस में CO का कितना आ गया, 6, ऊपर -3 लगा है, -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आपने इसको और दे दिए, तो कितना आ गया, 36, ठीक है, ये भी आ गया। नेक्स्ट आता है CrCO4 4 माइनस, क्रोमियम का कितना होता है, 24 प्लस में, क्योंकि CO 4 हैं तो कितना आ गया, 8 प्लस में 4, तो नेट आंसर कितना आ गया हमारे पास, 36, ये भी आ गया, 3 ऑप्शन तो बन गए। नेक्स्ट करते हैं इरीडियम। इरीडियम देखेंगे तो
इरिडियम के बारे में देखेंगे तो इरिडियम आता है आपके पास 5D सीरीज़ में, तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो उस मतलब इरिडियम का खुद का एटॉमिक नंबर इतना ज़्यादा होगा कि मतलब उसमें खुद के इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा होंगे वो 36 नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सो आवर नेट आंसर इज़ 3। कितने स्पीशीज़ हैं जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है NiCO4 के? वो 3 हैं, क्योंकि उनमें एग्जैक्टली 36 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमें, फॉलोइंग ये रिएक्शन सीक्वेंस दिया है। पहले तो मैं प्रोडक्ट पी की बात करने हैं यहाँ पर। तो जब भी ऐसे ये कार्बन एटम इतने ज़्यादा आ जाए, यहाँ पर 15 आ रहा है, तो वो चांसेस होते हैं कि वो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स मतलब या सोप या डिटर्जेंट टाइप में कुछ है, मतलब उसमें आपको एस्टर टाइप ऑफ ग्रुप मिलना वाला है। तो देखते हैं पहला क्या करा रखा है आपको, पहला ये दे रखा है H, उसके बाद ये यहाँ पर ये कार्बन 15 है आपके पास, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं हम, H, फिर यहाँ पर हमारे पास CH2 ग्रुप है 15 टाइम्स, एंड देन क्या है हमारे पास CO2 ET है। तो पहले इसकी रिएक्शन करा रखी है हमारे पास Hg2 प्लस इन H3O प्लस। जब भी एल्काइन की Hg2 प्लस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो डबल बॉन्ड पर वाटर का एडिशन हो जाता है। जब भी एल्काइन की Hg2 प्लस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड पर वाटर का एडिशन हो जाता है। तो ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है? डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक ये कार्बन मेरे पास, एक ये कार्बन है और एक मेरे पास ये वाला कार्बन है। तो कौन से कार्बन पर OH, वाटर का मतलब एक कार्बन पर H और एक कार्बन पर OH का एडिशन करना है। कौन से कार्बन पर OH का एडिशन करोगे? जहाँ पर कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बन रहा होगा। तो ये वाला जो कार्बन नंबर 1 और 2 में अगर मैं चेक करूँ तो जो कार्बन नंबर 2 है उस पर कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बन रहा होगा। सो ये कार्बन नंबर, इसको थोड़ा ऐसे टेढ़ा सा बना देते हैं, H ये कार्बन नंबर 1 है और ये मेरा कार्बन नंबर 2 है। इस पर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और एक कार्बन पर H और एक कार्बन पर OH बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, CH2 15 टाइम्स है, एंड देन हमारे पास CO2 ET है। अब क्या करना है, हाँ अब होता है इसमें ये क्या बना है, इनॉल फॉर्म बनी है। इनॉल फॉर्म से ज़्यादा कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म यहाँ पर देखने को मिलेगा। इनॉल फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है? कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम होता है इनके बीच में। तो ये HC इसकी बन जाएगी हमारे पास ये कीटो फॉर्म। तो अगर मुझे इस स्ट्रक्चर को अच्छे से लिखना है तो वो क्या लिखेंगे हम लोग, वो ऐसे लिखा जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 15 CO2 ET। इसके बाद क्या करोगे आप, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे? सेकंड स्टेप में क्या दे रखा है हमें, ZnHg HCl। तो अब रिएक्शन किसके कराओगे? साथ कराओगे ZnHg HCl के साथ कराओगे। कौन सी रिएक्शन होती है, कभी भी आपको कीटो ग्रुप मिल जाए और उसकी रिएक्शन आपको ZnHg HCl के साथ करा रखी है, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? क्लेमेंसन रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन है? क्लेमेंसन रिडक्शन। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2, मतलब डबल बॉन्ड O हटा देना, वहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा देना। सो CH2 15 CO2 ET। अगर इसको अच्छे से लिखना है तो क्या लिखा जाएगा, CH3 CH2 16 टाइम्स आ रहा है, एंड देन CO2 ET आ रहा है। नेक्स्ट क्या करा रखे, नेक्स्ट इन्होंने थर्ड स्टेप में H3O प्लस, और मतलब जो अब कभी भी आपको एस्टर ग्रुप मिले, ये वाला कौन सा ग्रुप है, ये वाला हमारे पास एस्टर ग्रुप है। कभी भी आपको एस्टर ग्रुप मिले उसमें एसिडिक या बेसिक मीडियम डाल रखा होता है, तो मतलब आपको उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना होता है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, COOH। ठीक है, तो ये दिस इज आर प्रोडक्ट P। तो हमारा प्रोडक्ट P क्या है, हमारा प्रोडक्ट P ये है CH3 CH2 का 16 और यहाँ पर COOH। अब क्या बोला है हमें, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है ये CH2OH CHOH और ये CH2OH। तो जो ग्लिसरॉल है वो क्या होता है, अल्कोहल, और जो हमारे पास जो प्रोडक्ट P बना है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी आपको अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाने को बोलते हैं एसिडिक मीडियम में, तो मतलब कि वो आपसे क्या बनवाना चाहता है, एस्टर बनवाना चाहता है। तो जब हम इनकी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा देंगे,
जब हम इनकी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा देंगे। तो पहले काम करते हैं, इनको थोड़ा अच्छे से रीअरेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ग्लिसरॉल है, इसके रिएक्शन करवा रहे हैं हम इसके साथ। तो यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसकी जो है आपको 3 यूनिट्स यूज़ होंगी यहाँ पर। यहाँ से ऐसे वाटर का रिमूवल हो जाएगा और हर OH पे 3 एस्टर बन जाएंगे। तो क्या बन जाएगा ये, CH2 सो ये क्या बन गया हमारे पास, अब क्यू बन गया है। ठीक है, अब इस क्यू को क्या कर रहे हैं हम, एक्सेस NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये हो गई हमारी सपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर एस्टर टूट जाएगा और आपके पास ग्लिसरॉल वापस से बन जाएगा। और जो हमारा जो शुरू में जो ये था, अब इसकी जगह क्या बन जाएगा आपके पास, कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है, सोडियम सोल्ट, क्योंकि हमें NaOH यूज़ कर रहे हैं तो सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और इसकी आपके पास कितनी यूनिट्स बन जाएंगी, 3 यूनिट्स बन जाएंगी। ठीक है, और फिर हम इसकी फिर से जो भी ये बन गया, इसकी रिएक्शन फिर से किससे करा रहे हो आप, CaCl2 के साथ करा रहे हो। तो अब ये सोडियम सोल्ट की जगह उसको किस में कन्वर्ट करने चाहते हैं, यहाँ पर ये कैल्शियम सोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो तब हमारे पास ये बन जाएगा, ये इसका कैल्शियम सोल्ट बन गया हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, R बन गया। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मोल ऑफ Q, जब आपने 1 मोल ऑफ Q से स्टार्ट किया था तो ये हमारे पास Q बना था, Q का हमने क्या लिया था, 1 मोल लिया था। तो अमाउंट ऑफ R प्रोड्यूस्ड इन ग्राम्स इज, ठीक है। तो जब मैं Q का 1 मोल ले रही हूँ तो मेरे को ये बताओ कि आपके पास इसके कितने मोल बन जाएंगे, इसके हमारे पास 3 मोल्स बन जाएंगे। जब हम क्यू का 1 मोल ले रहे हैं तो उससे तो 3 हमारे पास ये सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अलग हो रहे हैं। ठीक है, और जब और फिर आप उसकी कैल्शियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवा रहे हो और आपके पास अब ये जो कैल्शियम आयन है ये कितने बन जाएंगे, 3/2 मोल्स बन जाएंगे। ये जो कैल्शियम सॉल्ट है ये कितने बन जाएंगे, 3/2 मोल्स बन जाएंगे जब हम इनकी स्टाइकोमेट्री को ऑब्जर्व करेंगे तो। ठीक है, अब हमें बताना है अमाउंट ऑफ R, ये जो R बना है हमें इसका अमाउंट बताना है, ना कि हमें इनके मोल्स बताने हैं। तो अमाउंट बताने के लिए क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं R के, 3/2 आ रहे हैं, इसका गिवन मास निकालना है, अमाउंट निकालना है, और में इसका मोलर मास कितना है कैलकुलेट करोगे तब आपको पता चल जाएगा, 606 होता है। तो नेट आंसर आपके पास आ जाएगा 909 ग्राम्स। सो आर फाइनल आंसर इज 909 ग्राम्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस JEE एडवांस 2024 पेपर 1 के हैं। सो क्वेश्चन सेज अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द टोटल नंबर ऑफ डायामैग्नेटिक स्पीशीज। तो इसमें हमें डायामैग्नेटिक स्पीशीज बतानी है कितनी है। तो देखो पहले चेक करो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो ये जो सारे कॉम्प्लेक्स हैं इन सब में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिखाई दे रहा है, 6 है। यहाँ पर तो ये 6 साफ साफ दिखाई दे ही रहा है, लेकिन EN क्या होता है, बाइडेंटेट लिगेंड होता है। और जो बाइडेंटेट लिगेंड होता है, जैसे एक EN की डेंसिटी कितनी है 2, तो 3 EN की 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है। तो
जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाए तब हमारे पास एक ट्रिक होती है। एक्चुअली ये क्वेश्चन है वीबीटी का। वीबीटी से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होती है हमारे पास। कोऑर्डिनेशन नंबर जब हमारे पास 6 आ जाए, ठीक है, तो जो हमारी एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 आ जाए तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या कहते हैं हमें, कि पहले तो हमें सीरीज लर्न होनी चाहिए। I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, पूरी की पूरी सीरीज नहीं लिख रही हूँ मैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे पास आयंस होते हैं उनको लिख रही हूँ। देन H2O, देन NH3 एंड देन En, Pr3, Cn माइनस और ये CO। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ये सीरीज हमें बता दी कि वीक फील्ड लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अगर मेटल के ऊपर चार्ज +2 है तो En से पीछे वाले क्या होंगे? वीक फील्ड लिगेंड होंगे, और En के आगे वाले क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। अगर मेटल के ऊपर चार्ज +3 आ रहा है तो H2O को बीच में कट कर रहा है, ये ध्यान रखना। H2O को आधा कट कर रहा है, मतलब कुछ H2O के वीक फील्ड होंगे और कुछ H2O के क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। तो कुछ वीक फील्ड लिगेंड होंगे, मतलब F माइनस से पीछे वाले तो सारे के सारे, मतलब H2O से पीछे वाले तो सारे के सारे वीक फील्ड ही हैं। H2O के आगे वाले सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड ही हैं। बट H2O में कुछ कंपाउंड्स हमें याद रखने होते हैं कि कौन कौन से वीक हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग हैं, और ये हो गए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो अगर मैं इस केस की बात करूं तो इसमें जो आपके पास ऑक्साइड डोनर होते हैं, ऑक्साइड डोनर कौन से होते हैं? O2 माइनस, OX2 माइनस, OX2 माइनस का था ऑक्सलेट, C2O4 2 माइनस, H2O हो गया, ठीक है, या फिर OH माइनस हो गए, ये सब ऑक्साइड डोनर होते हैं। इन सब में अगर मेटल Mn3+ यूज हो रहा है या फिर Fe3+ यूज हो रहा है, इन दोनों केस में तो क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड होता है। और अगर मेटल कोबाल्ट +3 यूज हो रहा है तो H2O या फिर मतलब ये चारों जो मैंने ऑक्साइड डोनर बताया, O2 माइनस, ऑक्सलेट माइनस, H2O एंड OH माइनस, ये सब कोबाल्ट 3+ के केस में तो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। और Mn3+ और Fe3+ के केस में क्या होंगे? वीक फील्ड लिगेंड होंगे। और ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +4 आ रही है तो, ठीक है। सो दिस वाज द ट्रिक। तो पहले एक एक करके कंपाउंड्स को सॉल्व कर लेते हैं। पहला कंपाउंड है MnNH3 6 3+। यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? X कंसिडर कर ली हमने। अमोनिया के ऊपर चार्ज कितना होता है? 0, तो = +3। तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? +3। मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज 4s2 3d5 होती है। तो मैग्नीज +3 की कितनी हो जाएगी? पहले S से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कितनी हो जाएगी? 3d4। और अब चेक करो अमोनिया, ये बन जाएगा ना ऐसे, ये मैग्नीज, ये हमने मैग्नीज +3 बना दिया। अब चेक करो अमोनिया +3 में वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? अमोनिया +3 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आ रहा है। मतलब आप इसका एक इलेक्ट्रॉन उठा के पेयर अप कर दोगे और ये वाला, ये जो ऑर्बिटल है 3d, ये क्या था? 4s और ये 4p, उसमें से ये दो तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन बना लेंगे D2sp3, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अमोनिया किसकी तरह एक्ट कर रहा था? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा था। नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट, MnCl6 3-। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो। मैग्नीज की एक सिलेक्ट कर ली, एक Cl की कितनी होती है? -1, तो 6 Cl की -6 हो जाएगी। चार्ज कितना है? -3 के इक्वल आ गया। X आ गया +3, मतलब फिर से मैग्नीज +3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d4 है। फिर से मैग्नीज +3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d4। बट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेक करो Cl- किस में आता है? वीक फील्ड लिगेंड में आता है, तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी हमारे कंपाउंड की? वैसे तो पूछी नहीं है इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन।
हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, तो पेयरिंग नहीं होगी तो ये बनेगी sp3d2 बनेगी। तो मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं ना, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी तक कोई भी डायामैग्नेटिक स्पीशीज नहीं आई है, किसी स्पीशीज में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होती है। नाउ नेक्स्ट Fe F6 3 माइनस, यहाँ पर देखो एक्स Fe की लट कर ली, एक फ्लोरीन के ऊपर, कोई भी हेलोजन है उसके ऊपर -1 का चार्ज है, तो फ्लोरीन के ऊपर, एक फ्लोरीन के ऊपर -1, 6 फ्लोरीन के ऊपर -6 इज इक्वल टू -3, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 4s2 3d6, Fe+3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितनी हो जाएगी, 3d5। 3d5 का मतलब ऐसे होंगे हमारे पास, हर एक d ऑर्बिटल में, हर एक 3d में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब चेक करो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड में आ रहा है, तो ये वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। आगे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d2। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अभी तक हमें एक भी कंपाउंड नहीं मिला है जो डायामैग्नेटिक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट COFe6 3 माइनस, COFe6 3 माइनस, यहाँ पर x -6 इज इक्वल टू -3, x कितना आ गया +3। कोबाल्ट किस पर आता है, इसका वेनेडियम क्रोम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट, तो कोबाल्ट हो जाएगा 4s2 3d7, कोबाल्ट +3 कितना हो जाएगा 3d6। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट की, यहाँ पर हमने यहाँ से निकाली है, उसमें फ्लोरीन किस में आ रहा है, वीक फील्ड लिगेंड में आ रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऐसे होगी। और फिर से जो है पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2। और मेरे को कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे यहाँ पर, हमें यहाँ पर मिलेंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, NH3 का 6 3+, यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, क्योंकि अमोनिया के ऊपर चार्ज कितना होता है, 0 चार्ज होता है। Fe+3 कितना होता है, 3d5 होता है। फिर से अमोनिया तो किस में आ रहा है, +3 में अमोनिया आ रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, +3 में अमोनिया किस में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आ रहा है। तो Fe3d5 तो क्या था हमारे पास, ये था, लेकिन जब इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो पेयरिंग हो जाएगी, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी इसकी, D2sp3। मेरे पास यहाँ पर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, मुझे यहाँ पर 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट En3 En भी न्यूट्रल होता है, तो x कितने है, मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी। कोबाल्ट क्या होता है, कोबाल्ट +3 कितना होता है, 3d6। En किस में आ रहा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आ रहा है। ठीक है, तो ये पहले कैसा था कोबाल्ट +3, पहले कोबाल्ट +3 ऐसा था, अब क्योंकि लिगेंड आ गया तो वो पेयरिंग करवा देगा, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी D2sp3। ठीक है, क्या मेरे को यहाँ पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन मिला है, नहीं, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन। और अगर यहाँ पर 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड कैसा है, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। तो मेरे को एक ही मिला है जिसमें 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, आंसर विल बी 1। एक ही कंपाउंड है जिसमें क्या है, मेरे पास 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो पूरे पेज का है, मतलब मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 भी मैच द फॉलोइंग ही है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि हमने कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कराई है, मतलब ये क्वेश्चन किसका, आयनिक इक्विलिब्रियम का है। हमने कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कराई है, टाइट्रेंट इज एडिड। ठीक है, हमारे पास ये होता है कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क में क्या होता है, टाइट्रेट होता है। क्या होता है कॉनिकल फ्लास्क में, टाइट्रेट। ऊपर जो ब्यूरेट होती है, ब्यूरेट से ऐड क्या करते हैं हम लोग, टाइट्रेंट ऐड करते होते हैं। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, क्या आप बोल रहे हैं, टाइट्रेंट जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन का है, उसको स्टेप वाइज
ऐड कर रहे हैं टू द लार्जर वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट, टाइट्रेट में ऐड कर रहे हो जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो काफ़ी कम है। इस पॉइंट का कोई खास सिग्निफिकेंस है नहीं यहाँ पर, ठीक है। और कौन कंडक्टेंस को मेज़र किया है, आपको लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टाइट्रेट, अलग अलग कॉम्बिनेशन दे रखे हैं हमें लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में उसका ग्राफ दे रखा है, तो हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ओके, सो ठीक है। इनिशियल स्टेट पर सोचो, शुरू ऊपर क्या है, ब्यूरेट में क्या है, टाइट्रेंट, और जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क होता है, कॉनिकल फ्लास्क में क्या होता है, टाइट्रेट होता है। तो शुरू में जब हमने शुरू में सिर्फ हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क है और उसमें टाइट्रेट भरा है, हमने उसमें टाइट्रेंट इतना सा भी ऐड नहीं किया, टाइट्रेंट धीरे धीरे ऐड किया जाता है, 1 ml 2 ml 3 ml, ठीक है। तो पहले टाइट्रेट है, अभी हमारे पास टाइट्रेट क्या है, अभी हमारे पास टाइट्रेट है KCl, अभी तो टाइट्रेट KCl है। एक बार KCl के लिए लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर लेते हैं। K प्लस की तो हमें दे रखी है 7.4 और Cl माइनस की दे रखी है कितनी, 7.6, तो टोटल कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। अब धीरे धीरे KCl जो है वो रिएक्ट करता जाएगा, क्योंकि हम उसमें AgNO3 ऐड करते जा रहे हैं, 1 ml 2 ml 3 ml जो टाइट्रेंट है उसको ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार AgNO3 की भी कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर लेते हैं। Ag प्लस की तो कितनी है, 6.2 है, और NO3 की कितनी है, 7.2 है। तो ये कितनी आ गई हमारे पास वैल्यू, 13.4 आ गई। देखो, अगर आपकी लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी टाइट्रेंट की ज़्यादा है टाइट्रेट से, ठीक है। देखो, पहले सिर्फ KCl था, KCl की आयनिक कंडक्टिविटी ज़्यादा है, 15 है। फिर धीरे धीरे जब हम AgNO3 ऐड करते जा रहे हैं तो हमारा KCl क्या होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। धीरे धीरे किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, AgNO3 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो धीरे धीरे एक टाइम पर आकर तो KCl जितना भी था वो सारा का सारा AgNO3 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, मतलब उसकी वहाँ पर लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहले लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो कोई ऐसा ग्राफ दिख रहा है जिसमें कम हो रही है, 2 3 में जो ग्राफ है ऐसे नीचे जाता दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक 5 वाला ग्राफ भी है जिसमें वो नीचे जाता दिखाई दे रहा है, ठीक है। और फिर बाद में AgNO3 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगी तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फिर से बढ़ेगी। तो ये जो ग्राफ है 2 3, और ये हमारे पास कौन सा ग्राफ है, 5th वाला। 5th तो नहीं रहा क्योंकि 5th में तो कांस्टेंट दिखा रखी है, ठीक है। तो 2 ग्राफ बचते हैं, पहले डिक्रीज होगी देन इंक्रीज होगी, 2 और 3। और ज़्यादा डिक्रीज किस में देखने को मिलता है, जब H प्लस या फिर OH माइनस इन्वॉल्व हो। सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो आंसर विल बी थर्ड यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी H प्लस और OH माइनस की तो रिएक्शन करवाई ही नहीं है, उसमें ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है। क्योंकि H प्लस और OH माइनस की बाकी सबके कंपैरिजन में आप देखोगे तो लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है बाकी सारे आयंस के कंपैरिजन में, तो उनमें ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है। तो P का आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो P का 3 ऑप्शन मैच ही कर गया, बाकी सॉल्व नहीं करने, बट हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं उनकी। अगली में क्या हो रहा है, पहले आपका टाइट्रेट कौन सा है, AgNO3। अब आपके पास बीकर में कौन है, AgNO3, और AgNO3 की क्या है हमारे पास 13.4 है, और अब ऊपर से क्या ऐड कर रहे हो, KCl जिसकी क्या है 15 है। पहले AgNO3 और बाद में KCl ऐड करते जा रहे हो, KCl जिसकी लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए हमारे पास, बढ़नी चाहिए। तो बढ़ किस में रही है, सीधा इसमें तो कम हो रही है, ये ऑप्शन तो वैसे ही निगलेक्ट हो गया हमारे पास, इसमें भी कम हो रही है। तो ऑप्शन कौन सा है, 4th, ठीक है। तो क्या क्या दिखा रखा है हमें यहाँ पर, क्या के लिए क्या दिखा रखा है, 4th ही दिखा रखा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है, इस वाले में तो ऑब्वियसली ज़्यादा स्टीप ग्राफ होगा,
पहले क्या है मेरे पास, बीकर में टाइट्रेट NaOH, NaOH की कंडक्टिविटी कम होगी, फिर उसमें क्या ऐड करो HCl, HCl का सम वैसे ही ज़्यादा आएगा, चेक कर लेना भले ही आप, तो फिर वो इंक्रीज होती दिखाई देगी। तो R के लिए कौन सा ग्राफ होना चाहिए, 2 होना चाहिए। आगे क्या NaOH, NaOH के लिए पहले क्योंकि OH माइनस है ज़्यादा कम दिखाई देगी, इसकी ज़्यादा आएगी, कैलकुलेट करोगे तो इसकी कम आएगी, ठीक है। अब क्योंकि OH माइनस की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी वैसे ही ज़्यादा होती है तो उसमें आपको चेंज ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी आगे आता है CH3COH, मतलब लास्ट में क्या बचेगा पूरी टाइट्रेशन कराने के बाद, CH3COH वो एक वीक एसिड होता है, वीक एसिड के केस में ज़्यादा नहीं बढ़ती, वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट जाती है। तो इसका ग्राफ कौन सा होगा, 5 वाला। ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15, ये अगेन मैच द टाइप क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से है, ठीक है। तो हमें क्या बोला, वेस्पर मॉडल बोला है, यहाँ पर जिनोन के कंपाउंड दिए हैं लिस्ट 1 में और उनके नंबर ऑफ लोन पेयर्स और उनकी जो है ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस किए। XeF2 देखो, जिनोन की वैलेंसी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं जिनोन के, 8, तो उसके 8 बॉन्ड्स तो कंप्लीट करने हैं। फ्लोरीन के साथ तो एक एक बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन जब साइड एटम होता है तो वो एक ही बॉन्ड बनाता है। और जिनोन के यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए, तो कितने बच गए, 6 और बच गए, तो उनके क्या बन गए, 3 लोन पेयर बन गए। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 2, लोन पेयर कितने हैं 3, टोटल कितना आ गया 5 का मतलब sp3d, sp3d का मतलब ट्राइगोनल बायपिरामिडल विद 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो p का क्या आना चाहिए 5, तो ऑप्शन COD कैंसिल हो गए। नेक्स्ट XeF4, 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं उसमें 8 बॉन्ड्स बनाने हैं, उसमें से 4 बॉन्ड्स तो फ्लोरीन के साथ है, बाकी 4 के क्या बन जाएंगे 2 लोन पेयर, कितने सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर कितने 2, 4 + 2 6 का मतलब sp3d2 का मतलब ऑक्टाहेड्रल, तो क्यू का आंसर क्या आ जाएगा 3, तो बी ऑप्शन सेट बैठ गया इसका। XeO3 को भी चेक कर लो, जब ऑक्सीजन साइड एटम है और न्यूट्रल है तो कितने बॉन्ड बनाता है 2 बॉन्ड बनाता है, तो जिनोन के 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर यूज हो गए, कितना लोन पेयर बचेगा 1 लोन पेयर बचेगा। टेट्राहेड्रल एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आर का क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट XeO3, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने बॉन्ड्स बनेंगे 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए फ्लोरीन के, यहाँ कितने चले गए ये बन गया, तो कितने बॉन्ड्स हैं सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं 5, लोन पेयर 0, टोटल 5, sp3d विद sp3d का मतलब ट्राइगोनल बायपिरामिडल विद 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या आ जाएगा 4, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चन को। बाकी मैच द फॉलोइंग में तो होता भी है, देखो जैसे ये जो 4 ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं ABCD, इनमें से जो सबसे अलग वाला है जैसे क्यू वाला है, क्यू वाले में 2 ही ऑप्शन है 5 और 2, उसमें से देख लो क्या मैच कर रहा है, उस अकॉर्डिंग हो जाता होता है क्वेश्चन। बट अभी क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, तो मैं सारे के सारे ऑप्शन चेक करके बताऊंगी आपको, बट आप एग्जाम में स्मार्टली खेल सकते हो इनके साथ। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका पी ऑप्शन देखते हैं। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, लिस्ट 2 में प्रोडक्ट दिए हैं, लिस्ट 1 में सीरीज ऑफ रिएक्शन है, तो हमें बताना है कि कौन सी रिएक्शन हो रही होगी इसमें। तो पहले दिया है ओजोनोलिसिस, पी हमें पी ये दे रखा है, पी की हमने क्या करा रखी है ओजोनोलिसिस करवा रखी है, ओजोन के साथ रिएक्शन करवा रखी है। ओजोनोलिसिस वो भी जिंक, मतलब ये कौन सी O3 दे दे, मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। आपको डबल बॉन्ड को तोड़कर क्या लगाना है, आपको डबल बॉन्ड को तोड़कर डबल बॉन्ड O ऐसे लगा देना है, ठीक है। तो अब ये किस तरीके का बन जाएगा, ठीक है इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में करवा रखा है एक्वस NaOH इन हीट, तो यहाँ पर हमें करवा रखी है एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन करवा रखी है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में बस ध्यान रख लो, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा आपका मतलब इसका शॉर्टकट याद कर लो, पूरा मैकेनिज्म करने का फायदा नहीं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनाओ और वो नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ये बनेगा, ये कार्बन नंबर 1 पर नेगेटिव चार्ज था, 1 और 5 के बीच में क्या बन जाएगा बॉन्ड, तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 और ये 5, 1 और 5 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी तो इधर क्या आ जाएगा O नेगेटिव। तो बेसिकली ये क्या बन गया हमारे पास 5 की एक रिंग बन गई है जिसमें कार्बन नंबर 1 मान लो, इस पर क्या लगा है यहाँ ये कुछ नहीं लिखा तो H होगा
और ये जो हमारे पास कार्बन नंबर 5 है इसके ऊपर क्या होगा, OH। साथ में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर हीट भी कर रहे हो, और अगर आप यहाँ पर हीट कर रहे हो तो H और OH निकल जाएंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन में डाला इथाइलिन ग्लाइकोल इन PTS से। अब ये PTS से क्या होता है, कुछ भी नया नाम आ जाता है कभी भी नहीं। PTS से है पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, ये एक एसिड है बस। ठीक है, तो जब हम PYQs कर रहे थे पुराने, उनमें भी आया था एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें जिसमें पूरा नाम लिखा हुआ था पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड। आई होप आपको याद होगा। इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है ये, हाँ ये क्वेश्चन भी आया था, तब वहां पर इस रिएक्शन का भी यूज हुआ था। तो आप क्या करोगे, जो इथाइलिन ग्लाइकोल है और ये जो हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन होता है, यहाँ पर तो एल्डिहाइड ग्रुप है, इनका क्या कर दोगे आप, H2O का रिमूवल कर दोगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में क्या करा रखा है, स्टेप नंबर 4 में करा रखी है, नो नो नो, BH3 इन H2O2 NaOH। स्टेप नंबर 4 क्या है, BH3। ये क्या होती है, यहाँ पर आप हाइड्रेशन कराते हो, वाटर का एडिशन कराते हो, एक डबल बॉन्ड पर एक कार्बन पर H ऐड करते हो और एक कार्बन पर OH ऐड करते हो। और BH3 वाले केस में हमें याद रखना होता है कि एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग क्या बनेगा आपके पास प्रोडक्ट, मतलब OH किस कार्बन पर जाएगा, जो कार्बन लेस सब्स्टिट्यूटेड है। डबल बॉन्ड पर H और OH का एडिशन करना है, और OH कौन से कार्बन पर जाएगा, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो जब मैंने इसमें ये 4th वाला रिएजेंट डाल दिया BH3 H2O2 NaOH, एक कंप्लीट रिएक्शन में क्या होता है, OH ऐड हो जाएगा इधर, और इस वाले कार्बन पर H ऐड हो चुका है, जो मैं नहीं शो कर रही हूँ। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, H3O प्लस। H3O प्लस का कुछ काम नहीं है, ये जो पूरा का पूरा ये वाला जो ग्रुप बना ना, इस पूरे के पूरे ग्रुप को क्या कर देना है, वापिस से बना दो एल्डिहाइड या कीटोन जो शुरू में था। तो पहले अपने पास एल्डिहाइड था तो हमने एल्डिहाइड बना दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रखा है, इसमें ऐड कर रखा है NaBH4। NaBH4 रिडक्शन कर देगा एल्डिहाइड का, और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन मैच करता दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3। तो P का किससे मैच हो रहा है, 3 से, तो ऑप्शन नंबर D जो है वो हट गया, कैंसिल। तो P किसके साथ मैच हो गया है, 3 के साथ मैच हो गया है। नाउ एक बार के लिए सॉल्व कर लेते हैं कौन से क्वेश्चन को, क्यों को। इन सब में सीरीज ऑफ रिएक्शन तो सेम ही करा रखी है, तो आपको कंसेप्ट सीखने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस पढ़ना है, क्वेश्चन करना है। हमें यही तो करना होता है, और करना क्या होता है। ये है आपके पास रिएक्टेंट, फिर से ओजोनोलिसिस करा रखी है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। O3 के साथ Zn दे दे तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रखी है। तो उसमें आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़कर डबल बॉन्ड लगा दिया। नेक्स्ट डाल रखा है एक्वस NaOH। फिर से हमें क्या करानी है, यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन करवानी है। और एल्डोल कंडेंसेशन अब कहाँ पर कराओगे, देखो ये वाला ग्रुप कौन सा है हमारे पास, ये वाला ग्रुप है हमारे पास कीटोन, और ये वाला कौन सा ग्रुप है हमारे पास, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो आपको क्या करना है, जो कीटोन ग्रुप होता है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो आपको यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर बनाना है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर बनाना है। एक मिनट, 1 2 3 4 5 गड़बड़ है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम बना रखे हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपको न्यूक्लियोफाइल एल्डोल कंडेंसेशन करानी है अब हमें। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर बनाओगे कीटोन वाली साइड। ये वाली साइड कौन सी है, कीटोन की, और ये वाली साइड कौन सी है, एल्डिहाइड की। कीटोन की साइड बनाओगे क्योंकि वो मोर न्यूक्लियोफिलिक होता है। तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, और ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये ऐसे रहेगा, इन दोनों का बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर क्या बन गया, OH, और बीच में कितने कार्बन एटम आ जाएंगे, 5। ये ग्रुप बन गया। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं क्योंकि दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है हमें। ये बन जाएगा, ठीक है। साथ में हीट भी दे रखा है, और अगर जब आप हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, H और OH रिमूव हो जाएगा, जैसे पिछले P पार्ट में हुआ था, कुछ नया नहीं है। आगे आपने डाल रखा है इथाइलिन ग्लाइकोल इन
पीटीएसए, अगेन वही रिएक्शन हो जाएगी। इथाइलिन ग्लाइकोल इन पीटीएसए को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा। देन आपने क्या कर रखा है इसमें BH3, फिर से वही सब कुछ ही सेम करा रखा है, कुछ अलग है ही नहीं। देन आपको फिर से क्या करना है, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग OH का एडिशन कर देना है। ये बन गया। देन आपने H3O प्लस डाल दिया, फिर से H3O प्लस डालने पर क्या होगा, वो पूरा का पूरा ग्रुप जैसे था, मतलब स्टार्टिंग में क्या था हमारे पास, एल्डिहाइड था तो वो एल्डिहाइड ही बन गया। सॉरी, यहाँ पर कीटोन था तो कीटोन बन गया, एल्डिहाइड था तो एल्डिहाइड बन जाएगा, कीटोन था तो कीटोन बन जाएगा, यहाँ पर क्या था हमारे पास, कीटोन था। सो नेक्स्ट डाला NaBH4, NaBH4 क्या कर देगा, कीटोन का रिडक्शन कर देगा, तो क्या बन जाएगा, ये कौन सा ऑप्शन मैच करता दिखाई दे रहा है, फिफ्थ। तो P का 3 है और Q का क्या है, Q का ऑप्शन क्या कौन सा मैच हो रहा है, S, Q का ऑप्शन हो रहा है 5 मैच हो रहा है, तो B भी कट गया, A और C दो ऑप्शन बचते हैं। अब इसमें या तो मैं R वाला चेक कर लूँ या S वाला, मेरी चॉइस है, लेकिन अभी हम दोनों सॉल्व करेंगे। आप एग्जाम में कोई एक देख लेना जो आपको ठीक लगे उस अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, तो हमें R क्या दिया है, और बताइए इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस देखकर ना हमें हार बिल्कुल भी नहीं माननी होती। कंसेप्ट दिखने में इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इतनी सीरीज ऑफ रिएक्शन इतनी आसान है। और अभी तो जो जेई मेंस का पेपर आ रहा है उसमें भी तो यही हो रहा है, सीरीज ऑफ रिएक्शन। जेई मेंस अब की बार थोड़ा अलग सा ही आया पैटर्न से, तो उसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन कंबाइन कर दिए, वो पूछे जा रहे हैं आपसे। तो डरना नहीं होता है, हार नहीं माननी होती है हमें कभी भी, क्योंकि इंसान बना ही किस लिए है, मेहनत करने के लिए। तो मेहनत करेंगे हम लोग, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। हाँ, तो आर में क्या कर रखा है, इथाइलिन ग्लाइकोल का एडिशन कर रखा है। इथाइलिन ग्लाइकोल फिर से वही रिएक्शन, कुछ अलग नहीं है, इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा। देन Hg, हाँ, जो ये ग्रुप डाल रखा है 2 रिएजेंट में HgOAc का ट्वाइस, फिर H2 फिर NaBH4, ये कंप्लीट ग्रुप क्या करता है, डबल बॉन्ड पर H और OH की एडिशन कराता है। बट कैसे कराता है, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। तो डबल बॉन्ड में आपने H और OH का एडिशन करवा दिया है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। देन क्या करा रखे Hg3O प्लस, फिर से हमारा वो ग्रुप क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा, कीटोन। देन NaBH4 क्या करेगा, इस कीटोन का रिडक्शन करके इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। ये बन रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4। तो क्लियर हो गया हमारा आंसर क्या होगा, A। बट एक बार S के लिए भी हम लोग देख लेते हैं। S में क्या हो रहा है, S में ये है स्टार्टिंग में, तो इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल इन PTS ऐड कर रखा है, तो ये बन जाएगा। देन BH3H2O2 NaOH, ये आपको पता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल ये OH का एडिशन कराता है। देन H3O प्लस में ये फिर से रीजनरेट हो जाएगा, एंड देन NaBH4 क्या कर जाएगा, रिडक्शन कर देगा। तो ऑप्शन बता रहे हैं कि इसका 1 होना चाहिए, तो इसका 1 नहीं है, मैच कर रहा है हमारा आंसर। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, ये भी ऑर्गेनिक का है और इसमें रिएजेंट ही अलग अलग हैं, तो लेंथी क्वेश्चन है। तो लिस्ट 1 कंटेन्स वेरियस रिएक्शन सीक्वेंस और फिनोलिक कंपाउंड, तो आपको मैच करना है वही। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल ही सबसे ही अलग है, कोई भी नहीं है। लेकिन जैसे मैं क्या करूँगी, इसमें एस वाले को चेक करना पसंद करूंगी। एस का आंसर या तो 1, 4 या 5 में से आ रहा तो पता चल जाएगा। चलो पहले ऐसे ही करके देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर एस को मैच करना है। ये हमें दिया है एस, इसमें पहले क्या डाला है, KMNO4, जो पूरा A वाला 1 वाला रिएजेंट है। अगर हमारे जैसे बेंजीन के ऊपर क्या लगा है, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर लगा है CH3, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो पूरा का पूरा ग्रुप इसमें कन्वर्ट हो जाता है, COH में कन्वर्ट हो जाता है। देन क्या ऐड कर रखे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3
प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये कंप्लीट ग्रुप क्या कराता है, नाइट्रेशन। COH कैसा ग्रुप है, -M ग्रुप है, -M ग्रुप कैसा होता है, डीएक्टिवेटिंग होता है, तो यहाँ पर NO2 का एडिशन हो जाएगा। देन हमने यहाँ पर किसका एडिशन कर रखा है, SOCl2 का, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O Cl बन जाएगा, जो ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, Cl से। देन क्या कर रखा है इसमें हमने, देन हमने इसमें डाल रखा है NH3, तो अब ये Cl किससे रिप्लेस हो जाएगा, NH2 से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने NH3 डाल दिया इसका तो यहाँ से HCl निकलेगा, NH2 अलग हो जाएगा। देन क्या Br2, ये हमारे पास होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, जो आपका अमाइड ग्रुप होता है, अमाइड ग्रुप कौन सा है यहाँ पर, COONH2, ये अमाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अमाइड ग्रुप अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, बीच का CO निकल जाएगा। कितनी सारी अच्छी रिएक्शंस के बारे में पूछ लिया एक ही क्वेश्चन में। देन डाला है NaNO2 प्लस HCl, ये तो और भी अच्छी रिएक्शन आएगी, डायजोटाइजेशन रिएक्शन। इसमें जो अमीन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, N2 प्लस डाइजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। देन डाला है H2O क्या होगा, N2 प्लस को रिप्लेस करके क्या बन जाएगा, OH। तो देखते हैं ये किस में बना है, ये बना रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 1 में, तो B या फिर C में से कुछ है करेक्ट ऑप्शन, B या फिर C में से आएगा। ठीक है, तो एक बार के लिए हम R को भी सॉल्व कर लेते हैं। इतनी मुश्किल नहीं है केमिस्ट्री जितनी हमें लगती है, इजी होती है, बस थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए। फिजिक्स से तो इजी है, मेरी फिजिक्स तो इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब फिजिक्स मैं पढ़ती सबसे ज़्यादा थी, बट मुझे फिजिक्स सब्जेक्ट एज इट इज़ ही अच्छा नहीं लगता था, मैथ्स वाज माय फेवरेट। ओके, सो ये है R, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 साथ में नहीं दिए हुए, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3 साथ में दिए होते हैं तो मतलब हम समझ लेते हैं कि वहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही होगी, नाइट्रेशन करा देंगे। लेकिन यहाँ पर पहले अलग से रिएजेंट दिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पर क्या होगा, सल्फोनेशन। ठीक है, OH कैसा ग्रुप होता है, प्लस M ग्रुप, और प्लस M ग्रुप कैसा होता है, डीएक्टिवेटिंग, जो ऑर्थो और पैरा पर कराता है। OH का ऑर्थो और पैरा ये है, और इस OH का भी ऑर्थो और पैरा यही है। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फोनेशन हो जाएगा, लेकिन सल्फोनेशन ध्यान देना इस पोजीशन पर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस साइट हो जाएगी यहाँ पर, मतलब OH स्टेरिक हिंड्रेंस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है हमें, HNO3, अब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 अकेला, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 के साथ दिया हो तब भी नाइट्रेशन करानी है, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 अकेला दिया हो तब भी क्या करानी है आपको, नाइट्रेशन। और OH कैसा ग्रुप होता है, अब देखो कौन से ग्रुप प्रेजेंट है मेरे पास OH ग्रुप प्रेजेंट है। OH कैसा होता है, प्लस M कैसा होता है, एक्टिवेटिंग। SO3H ग्रुप कैसा होता है, -M, ये कैसा होता है, डीएक्टिवेटिंग। लेकिन प्लस एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग में कौन जीतता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो जीत जाता है। तो प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनेगा, OH की ये वाली पोजीशन तो ऑक्यूपाइड है, तो आपका NO2 ग्रुप कौन सी पोजीशन पर लगेगा, दोनों OH के बीच में यहां पर लग जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, H3O प्लस और क्या करा दो, हीट करा दो। अच्छा ठीक है, तो H3O प्लस और हीट में क्या होगा, हीट करा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कराना है, तो जो बेटर लिविंग ग्रुप मिले उसको निकाल दो। कौन सा बेटर लिविंग ग्रुप, यहाँ पर SO3H, उसको निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, OH NO2 OH। फोर्थ ऑप्शन R का क्या बैठ रहा है, 4, तो करेक्ट आंसर इज C। बट हमें P और Q की भी एक्सप्लेनेशन समझनी है। ओके, सो P की एक्सप्लेनेशन समझते हैं। SO3H दिया है, मोल्टन NaOH इन
ये यहाँ पर किसका, जब ये सब ऐड करते हो तो क्या बन जाता है, OH। डायरेक्ट लर्न करो, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। देन करा रखा है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, मतलब कंसेप्ट है बट जरूरत नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, OH कैसा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो वो नाइट्रेशन करा देगा कौन सी चीजों पर, अपने ऑर्थो और पैरा पर। तो इसके ऑर्थो और पैरा पर नाइट्रेशन हो गया, और ये जो कंपाउंड बनता है इसका नाम एनसीईआरटी में गिवन है पिक्रिक एसिड। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 3, हाँ तो पी का 3 ही है। क्यू को भी देख लेते हैं, क्यू क्या बोल रहा है, NO2 दे रखा है आपको, इसमें आपने क्या करा दी, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 का एडिशन कर दिया, मतलब क्या करा दिया, यहाँ पर नाइट्रेशन करा रहे हो। और NO2 कैसा होता है, -M, मतलब कैसा ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग। तो NO2 के मेटा पर दोनों NO2 ग्रुप्स क्या हो जाएंगे, ऐड। देन क्या डाल रखा है, SnHCl। SnHCl क्या करता है, ये अमीन्स चैप्टर में रिएक्शन दी है, NO2 को रिड्यूस कर देता है NH2 में। देन क्या करा रखा है इसमें, NaNO2 in HCl, डायजोटाइजेशन रिएक्शन, दोनों जगह किसका फॉर्मेशन करा दिया, डाइजोनियम सोल्ट का रिएक्शन करा दिया, डाइजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन करा दिया। देन क्या डाल दिया, H2O, तो ये डाइजोनियम सोल्ट N2 प्लस किससे रिप्लेस हो जाएगा, OH से। रिएक्शन समझ नहीं आ रही है, ऐसा क्यों और ऐसा क्यों, और समझने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लर्न करो, इट्स फाइन। देन क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4। हाँ थोड़ी बहुत डिटेल वगैरह देख लो इधर उधर से, मतलब गूगल करके कैसे भी, कि क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, बट ज़्यादा मैकेनिज्म के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं होती। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 डाल रहे हो फिर से क्यों में, तो फिर से क्या कराना चाह रहे हो, नाइट्रेशन कराना चाह रहे हो। क्या दे रखा है इसका, क्यू का 5। तो हम OH के क्या करा दो, मेटा पर OH के ऑर्थो और पैरा पर नाइट्रेशन करा दिया, तो ऐसा बनना चाहिए, पर ऐसा ऑप्शन 5 हमारा मैच हो भी नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ना नाइट्रेशन सिर्फ एक ही उस पे कराई है, हमने तो यहाँ पर 2 पर करा दी। NO2 के साथ नाइट्रेशन, हमने NO2 मेटा पर नाइट्रेशन कराता है, इस स्टेप को नोट करो। NO2 मेटा पर नाइट्रेशन कराता है, तो हमने तो दोनों NO2 लगवा दी थी ना, पर एक NO2 लगवाओगे तो बिल्कुल ये 5 वाला प्रोडक्ट बन जाएगा आराम से। ओके, तो बात क्या है कि हमें कई बार समझ नहीं आता कि एक पे करानी है या 2 पे करानी है, और सबके लिए आप लर्न भी नहीं कर सकते हो। तो देखो जैसे मैंने तो 2 पर करा दी थी, तो आंसर मेरा मैच नहीं हुआ, बट लॉजिकली फिर से जब मैं रिएक्शन पर वापस गई तो मैंने चेक किया कि अगर एक पे करा दे तो फिर से 5 वाला बन जाएगा, तो इट्स फाइन। हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है काफी बार, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर C इज आर करेक्ट आंसर।